शायद हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जिसके चलते मैं किसानों को समझा नहीं पाया। इन्हीं शब्दों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। आखिर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी तपस्या में सफल क्यों नहीं हुए? पूरी की पूरी सरकार किसानों को समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? अगर यह कानून किसानों की बेहतरी के लिए था तो किसान इसे अपना दुश्मन क्यों मानते रहे? इन सवालों के बीच सच क्या है? उससे भी बड़ी बात, देश में कृषि सुधार का विकल्प क्या है? लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, लेकिन किसान और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत विफल रही। कानून वापस हो गया, अब आगे का रास्ता क्या है? खास मेहमानों से हम आपको सरल शब्दों में समझाएंगे कि इस फैसले का असर क्या होगा आर्थिक लिहाज से और कृषि के लिहाज से, किसानों के लिहाज से। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। 14 महीने बाद गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने जो ऐलान किया, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी सियासी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये सरप्राइज कुछ अलग था। क्या मिशन 2022 के पहले पीएम का ये मास्टर स्ट्रोक है? तीनों कृषि कानून वापस लेने से देश में क्या बदलेगा? दो तस्वीरें 14 महीनों में हुए बड़े बदलाव की कहानी कह रही हैं। पहली तस्वीर 14 महीने पहले 20 सितंबर को राज्यसभा में किसान बिल पास होने के दौरान हंगामे की है। दूसरी तस्वीर 14 महीने बाद गुरु पर्व के मौके पर कृषि कानून को वापस लेने के पीएम के ऐलान का ये वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। पीएम नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का व्यापक असर हुआ है। किसान संगठन जश्न मना रहे हैं और विपक्ष फैसले पर सवाल उठा रहा है। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेकर लोकतंत्र में संवाद की परंपरा का मान रखा है। अगले साल 2022 में यूपी चुनाव के जरिए सत्ता का सेमीफाइनल होने वाला है। इतना तो तय है कि इस फैसले का बहुत बड़ा सियासी असर होने वाला है। इसके साथ ही देश के एग्री सेक्टर पर इस फैसले का क्या असर होगा, ये बड़ा सवाल है। आज की खास पेशकश में हम अपने एक्सपर्ट पैनल से तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो प्रधानमंत्री के आज के इस बड़े ऐतिहासिक ऐलान का मतलब क्या किसानों के लिहाज से और अर्थव्यवस्था के लिहाज से? सरल शब्दों में आपको हम समझाने जा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जो खेती किसानी को लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, हरवीर सिंह मौजूद हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी। आप एडिटर इन चीफ हैं न्यूज़ नेशन नेटवर्क के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हरवीर सर, पहला सवाल आपसे, क्या प्रधानमंत्री के आज के ऐलान के साथ ही किसानों का मुद्दा, आंदोलन खत्म हो चुका है? देखिए, अभी अनुराग, आंदोलन तो खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा मसला था विवाद का, वो तो हल होता दिख रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस कर दिया कि तीनों कानून को वापस लेंगे और इसके लिए पार्लियामेंट का जो अभी सत्र आने वाला है उसमें प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जो सबसे विवादास्पद हिस्सा था आंदोलन जिसके खिलाफ था, वो खत्म हो गया है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें अभी जो एमएसपी की गारंटी का मसला है वो अभी बरकरार है जी। उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाने की बात की है। अब उसको संयुक्त किसान मोर्चा के जो घटक है वो किस तरीके से लेंगे, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच बातचीत इसमें जरूर होगी, तभी जाकर के ये आंदोलन समाप्ति की ओर जा पाएगा। जी ठीक है। लेकिन मनोज सर, इसका आर्थिक पहलू भी होगा, वो आपसे समझना चाहूँगा सर सरल शब्दों में
प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाते हैं, संसद में भी रिपील हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले वक्त में इकोनॉमी के लिहाज से, खासकर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी के लिहाज से क्या कुछ आपको नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने ये तीनों कृषि कानून वापस लेकर एक बात तो अब साबित कर दी है कि आने वाले टाइम पे जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन होंगे वो इस चीज़ को देखते हुए होंगे कि उनका राजनीतिक नफ़ा नुकसान कितना है, बजाय इसके कि वो आर्थिक दृष्टि से हमारे देश के लिए कितने अच्छे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार अब इलेक्शन मोड में जा चुकी है। अब यूपी का इलेक्शन है, यूपी के बाद फिर कुछ स्टेट्स का इलेक्शन होगा और उसके बाद फिर लोकसभा का इलेक्शन होगा। तो जितने भी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अभी तक होने चाहिए थे, जो कि 1991 के बाद किसी सरकार ने नहीं करे और मोदी सरकार ने करे, आपको ध्यान होगा कि जितने भी ये रिफॉर्म्स किए उसमें एक वर्ग का पोजीशन रहा। सबसे पहले मोदी सरकार ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया और जीएसटी मोदी सरकार के बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, छोटा जो व्यापारी है, उसको इम्पैक्ट करता था, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जीएसटी को तो भी इम्प्लीमेंट करा। उसके बाद जो आईबीसी कोड आया, जो कि बेसिकली बैंक के ऊपर जो उद्योगपतियों के जो कर्जे थे उसको क्लीन करने के लिए वो उसको एक्ट को लेकर, उस कानून को लेकर आए थे। उस समय भी मोदी सरकार का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि ये तो सूट बूट वाली सरकार है, उद्योगपतियों को फेवर कर रही है। इसका भी मोदी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और ये रिफॉर्म लेकर आए। और अगर ये लाइन लगा के इस तरीके के रिफॉर्म्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 74% हुआ, डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट लोगों के लिए खोला गया, पीएलआई स्कीम लेकर आए और लेबर लॉस जो कि अभी तक खैर इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन वो भी ये लेकर आए थे। तो ये सारे के सारे ऐसे डिसीजन थे जिसका कि मेनली हमारे आर्थिक स्थिति के लिए क्या चीज़ ठीक रहेगी उसको देखते हुए डिसीजन लिए गए थे जी। लेकिन ये रिपील करके, ये जो वापस लेके जो कृषि कानून है, मोदी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि अब इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं और आज की डेट के बाद जो भी डिसीजन होंगे, मेरे ख्याल से ये लास्ट रिफॉर्म होगा, लास्ट उनका बड़ा डिसीजन था। अब मेरे को लगता नहीं कि कोई बड़े बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं उस तरीके के कोई डिसीजन होने वाले हैं। ठीक है सर, इसको मैं पॉलिसी पैरालिसिस तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस फैसले का अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो इन्वेस्टर हैं उनमें भी एक नेगेटिव मैसेज जाता है, कहीं कुछ संशय जैसा बनता है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, या हो सकता है कि सरकार किसी और फ्रंट पर कोई और बड़ा फैसला न ले ले? नहीं, मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसा भी बड़ा फैसला होगा जिससे कि उनके वोट को असर पड़ता है। और ये पॉलिसी पैरालिसिस की तो बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा 1991 के बाद जितने रिफॉर्म्स इन्होंने करे हैं मोदी सरकार ने, उतने आज से पहले कभी नहीं हुए, लेकिन उम्मीद थी कि ये रिफॉर्म आगे और भी होंगे। आपको ध्यान होगा कि ये जब क्रिटिसिज्म हुआ था कि पार्लियामेंट में डिबेट के बिना कृषि कानून को ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आए हैं, तो उसमें से कई सारे उसके रीज़न्स उस समय बताए गए थे। जो भी एक रीज़न ये था कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब थी और मोदी सरकार ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम लोग कमिटेड हैं बिग बैंग रिफॉर्म्स के लिए, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उससे इसके लिए वो अट्रैक्ट होंगे। ये बात ठीक हो या गलत हो, ये बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात यह है कि ये एक मैसेज ज़रूर इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर उस समय था। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जो रिफॉर्म अभी हो चुके हैं उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला है, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है हरवीर सर, आपने एमएसपी का जिक्र किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो व्यवस्था जो संभवतः 60 के दशक से लागू हुई है हमारे देश में, हालांकि सिर्फ 23 प्रोडक्ट्स पर ही है वो। एमएसपी कोई भी केंद्र सरकार कानून की शक्ल में अब तक क्यों नहीं ला पाई है, चाहे वो मौजूदा केंद्र सरकार की बात हो, पिछली सरकारों की बात हो, क्या उसमें समस्या सामने आती है सर? देखिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या नहीं है। ये इसमें एक सरकार को अपना मन बनाने की बात है, और जब भी आप कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे उसके तमाम सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। ये एमएसपी में भी बताया जाएगा। पहली तो बात ये है कि अगर आप फूड ग्रेन को छोड़ दें, बाकी चीज़ों में हम लगभग डेफिसिट कंट्री हैं, और सरकार ने, अगर आप देखो, पिछले दिनों तिलहन और दालों में अच्छे एमएसपी अनाउंस किए थे जी, तो अगर हम उस पर खरीद लेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? तो ऐसा भी नहीं है। तो सवाल है कि कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है, और तमाम सारे लोग, हमारे लिबरल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि साहब इतने लाख करोड़ आपको जरूरत पड़ेगी, इतना ये पड़ेगा, 15 लाख तो करोड़, ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 लाख सवाल करोड़ है रुपए कि का आंकड़ा आपको बताया कहीं ना जाता है। कहीं तो नहीं, देखिए, ये
बिल्कुल गलत है ये। अब मैं आपको याद दिलाऊं, जब मनरेगा लॉन्च किया जा रहा था तब उससे भी बड़े आंकड़े दिए जा रहे थे। तो सवाल है कि आपको ग्राउंड रियलिटी देख करके फैसले लेने होंगे, और सवाल है कि आप किसान को उसकी लागत का प्रोटेक्शन क्यों नहीं देंगे, मेरा ये मानना है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि आपसे बिना कोई ऐसी हवाबाजी में कोई दाम मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं जो आपका ऑफिशियल जो कैलकुलेशन का सिस्टम है उसके हिसाब से आप हमारी लागत के ऊपर कुछ मुनाफा हमें दे दो। दुनिया में कोई भी बिजनेस, कोई भी काम धंधा बिना मुनाफे के नहीं चलता है। और यहाँ पे इतने ये, क्योंकि जो फार्मिंग कम्युनिटी है या जो प्रोड्यूसर्स है एग्री प्रोड्यूस के, वो बहुत ही एक तरीके से डिसइंटीग्रेटेड है। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कलेक्टिवली कोई ऐसा काम नहीं करते। छोटा प्रोड्यूसर होता है तो उसको कहीं ना कहीं आप उसको लीगल कुछ तो किसी फ्रेमवर्क में कोई सुरक्षा दोगे ना। ठीक है। अब जैसे इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना क्यों हो रही थी, क्योंकि आपने कहा प्राइवेट वाला कहीं भी एक पैन कार्ड लेकर के जाके खरीद लेगा। तमाम सारी खबरें आई, लोगों ने खरीद लिया और उसके बाद वो चले गए, कहीं गायब हो गए, बहुत सारे लोगों को नुकसान हो गया। तो आपको इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप एक जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड पे लाइए। ये देश के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है और उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन मनोज सर, जो इसका आर्थिक पहलू है सर, जैसा जो हमारे आंकड़े हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी अगर आप एमएसपी को मैंडेटरी कर देते हैं। इससे एक नेगेटिव मैसेज जा सकता है तमाम कारोबारियों में कि अगर आपने नहीं खरीदा तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन करने वाले लोगों को इस पहलू को भी समझना बेहद ज़रूरी है? देखिए, ऐसा है कि एमएसपी का कितना देखिए, एमएसपी अगर हम लोग लेकर आते हैं और इम्प्लीमेंट होती है तो रियल उसका कॉस्ट क्या है उसी समय उसको वो होगा, मालूम होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ़ है कि कृषि कानून एक, मेरे ख्याल से इनकी बहुत ज़्यादा वो थी, आवश्यकता थी, और लेकिन सरकार ने इसको ठीक से समझाया नहीं। आज की डेट में भी हमारे जो कृषि कानून है वो वही चले आ रहे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और किसी एक टाइम में इंडियन इकनॉमी के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। लेकिन आज जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, आज जब हम कहते हैं कि भाई किसानों को सबसे अच्छा दाम मिलना चाहिए, तो उसमें वो जो पुराने कानून हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट एमएसपी पे डिपेंडेंट है, और ख़ास तौर से वीट और राइस में, तो वो मेरे ख्याल से कानून को चेंज करने की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी हरवीर ने कहा कि भाई कानून आप एक बार ही लेकर आएंगे और रिफॉर्म्स उसमें उसके बाद होते रहते हैं। ठीक है। आप कुछ भी आपने देखा होगा, जीएसटी भी जब लेकर आए तो शुरू में ठीक नहीं था, उसके बाद उसमें रिफॉर्म्स हुए। आईबीसी कोड लेकर आए, उस समय वो ठीक नहीं था, उसके बाद उसमें चेंजेस हुए। तो इस तरीके से जो भी अगर हम नई चीज़ लेकर आते हैं, शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उसमें। लेकिन आपको लगता है सर कि अब जब आप खुद कह रहे हैं कि चुनाव के मोड में आ चुकी है मौजूदा सरकार, क्या इस तरीके की पॉलिटिकल हिम्मत नजर आती है कि इन तमाम कानूनों को रिफ्रेम करके थोड़ा बेहतर करके दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए? ना, सवाल ही नहीं उठता। ये सरकार क्या, आने वाली कई सरकारें अब इस तरह के कानून को लेकर नहीं आएंगी। हरवीर सर, आप सहमत हैं इस बात से सर? और क्या इस फैसले का कोई सियासी फायदा भी होता हुआ आपको नजर आता है? थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन आप चूंकि वेस्टर्न यूपी से आते हैं इसलिए इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, एक तो मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि अब ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चर के मामले में जो रिफॉर्म्स हैं उसमें आप आने वाले 1-2 दशकों तक भूल जाइए। 2 बातें इस एजिटेशन में होने वाली थी। या तो अगर ये एजिटेशन बिना किसी कृषि कानूनों के रिपील हुए ख़त्म होता तो इस देश में अब अगले 20-25 साल कोई एजिटेशन होने वाला नहीं था। उसी तरीके से जैसे मनोज ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है कि अब इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेगी। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट, बिल्कुल कुछ हद तक पॉलिटिकल बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर आंदोलन जारी रहता तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लगातार बरकरार रहता सरकार के खिलाफ, और वो जो सरकारी चलाने वाली पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ। इसका कहीं ना कहीं कुछ तो जो नाराज़गी है कुछ कम होगी। लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा, जो ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मामले में आपने वेस्टर्न यूपी का जिक्र किया, वहाँ पर क्या समीकरण बनते हैं ज़मीन पे, क्योंकि स्थानीय मुद्दे भी हैं। गन्ना एक बड़ा मुद्दा है वेस्टर्न यूपी को लेकर के। फिर वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक नया समीकरण, जाट मुस्लिम का एक साथ आने का समीकरण फिर से बन रहा है, क्योंकि वहाँ जाट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है लगभग खत्म हो गई है। तो उनको लगता है कि इस बार साथ में आने से कुछ फ़ायदा होगा। तो ये सारे जो ग्राउंड पे अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो पहलू आपको देखने पड़ेंगे आने वाले दिनों में
काफ़ी महत्वपूर्ण ये पक्ष रहेगा चुनाव में। ठीक है मनोज सर, फाइनल कमेंट सर आपका। कृषि कानून तो सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन इस तरीके के कुछ और फैसले, कुछ और मुद्दे जिस पर चर्चा या विवाद पहले से हो रहा होगा, क्या आपको लगता है कि उस पर भी इस तरीके के कुछ फैसले लिए जा सकते हैं और इससे जो इन्वेस्टर है या इकोनॉमी है उस पर कुछ और वाइडर इम्पैक्ट आपको नजर आता है आने वाले वक्त? देखिए, अभी जो कानून है लेबर का जो कानून है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि सरकार ने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा है और उसको डिफ़र कर दिया है एक तरीके से यूपी इलेक्शन के बाद के लिए, मेरा ये मानना है कि उसमें भी अब आने वाले टाइम पे कुछ नहीं होगा। और जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है, रिफॉर्म्स जो भी होने थे हो गए। इस सरकार में और कोई रिफॉर्म्स होने नहीं वाले हैं। ये सरकार अब इलेक्शन मोड में जा चुकी है। अब ये यूपी इलेक्शन, इसके बाद मध्य प्रदेश, बाकी स्टेट इलेक्शन, फिर लोकसभा इलेक्शन। तो मेरे ख्याल से ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेबर लॉज के संदर्भ में अब यही मान लिया जाए? आप देखिए कि कई सारे ऐसे फैसले हैं जिनको अभी लागू नहीं किया गया, उसमें लेबर कोड भी एक है। और लेबर के मामले में खुद जो आरएसएस का एक दूसरा संगठन है इसमें भारतीय मजदूर संघ, वो भी कहीं ना कहीं क्रिटिकल है सरकार के उस कदम को लेकर के। तो ये तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन मोड में पूरा सिस्टम अब चला गया पॉलिटिकल। 5 राज्यों के चुनाव हैं, फिर 3 राज्यों के चुनाव आएंगे और फिर लोकसभा चुनाव नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है। अब जो भी कदम उठाए जाएंगे वो राजनीतिक गुणा भाग को ध्यान में रख करके ही उठाए जाएंगे। बाकी और कोई भी पहलू, खासतौर से जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वो अब इसमें प्रायोरिटी में आगे नहीं आ पाएंगे।